तमाम अखबारों के प्रमुख सुर्खियों पर ऑक्सीजन की कमी वाली खबरें देख करके आपके मन में जो सबसे पहला प्रश्न आता होगा कि हमारे पर्यावरण में मुफ्त में मिलने वाली ऑक्सीजन इस समय इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो गई है और उसकी किल्लत अस्पतालों में कैसे देखने को मिल रही है। और आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर ये मेडिकल ऑक्सीजन है क्या, कैसे बनता है और आज से पहले तक इसको अस्पतालों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती थी, और अगर जिम्मेदार सरकार है तो वो इतने बड़े स्तर पर अचानक से कैसे फेल हो गई। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। हम इसमें यही बताने वाले हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन क्या है, कैसे बनता है, अस्पतालों तक कैसे जाता है और सरकार की यहाँ पर क्या लापरवाही ऐसी रह गई जिससे इतनी जानें लगातार जा रही हैं। दोस्तों ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए हम 24/7 लगातार ऑक्सीजन लेते रहते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि हमारे पर्यावरण में जो कि हमें बेसिक चीज़ पढ़ाई जाती है कि हमारे आसपास जो हवा पाई जाती है उसमें 100% ऑक्सीजन नहीं होता। कक्षा 6 के बुक में भूगोल में हमको ये पढ़ाया जाता है कि हमारे पर्यावरण में जो हवा है उसमें मात्र 21% ऑक्सीजन पाया जाता है और 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि अगर हम एक बार सांस लेते हैं तो उसके साथ में मात्र 21% ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है और बाकी 78% नाइट्रोजन जाता है, जिसका कि कोई प्रयोग नहीं होता है। तो दोस्तों जब हमारे शरीर में नाइट्रोजन का कोई प्रयोग नहीं है तो इसको फिल्टर करने का काम हमारा फेफड़ा करता है। हमारा फेफड़ा जो लंग्स 21% ऑक्सीजन को हमारे शरीर में रख लेता है, सोख लेता है और उसके बाद 78% ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज़ कर देता है। अब दोस्तों बात ये होती है कि जब कोरोना महामारी में इस प्रकार से प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, तो दोस्तों जो SARS-CoV-2 वायरस है जो कि कोरोना वायरस जिसे हम जानते हैं वो हमारे फेफड़ों पर अटैक करता है और फेफड़ों पर अटैक करने के साथ साथ समय के साथ वो उस पर पकड़ बनाता जाता है, जिससे फेफड़े की कार्य करने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। अब जब कमज़ोर हो जाती है तो यदि 100 यूनिट ऑक्सीजन की ज़रूरत शरीर को पड़ती है, 100% ऑक्सीजन की ज़रूरत यदि शरीर को पड़ती है तो हमारा फेफड़ा 5 बार जब हम सांस लेते हैं तो 100% ऑक्सीजन को कवर कर लेता है। लेकिन जब यही कोरोना वायरस हमारे लंग्स को इन्फेक्ट कर देता है तब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा को जितना फ़िल्टर करना चाहिए उतना लंग्स हमारा फ़िल्टर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारे शरीर में एनर्जी कम हो जाती है। उसके साथ साथ धीरे धीरे मरीज बेहद गंभीर परिस्थितियों में पहुंच जाता है और यहाँ तक कि ICU की भी ज़रूरत पड़ जा रही है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि इसलिए ही क्योंकि लंग्स हमारा कार्य करना कम कर देता है तो ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाने के कारण ऊपर से ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती है और इसी ऊपर से ऑक्सीजन जो हम देते हैं उसे ही मेडिकल ऑक्सीजन कहा जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है दोस्तों कि मेडिकल ऑक्सीजन क्या होता है, जिसको कि तमाम देश जो कि अमेरिका से लेकर के आयरलैंड और फ्रांस तक ये भारत से कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो हम आपूर्ति करेंगे। तो ये मेडिकल ऑक्सीजन आखिर क्या बला है जिसको लेकर के आजकल इतना ज़्यादा चर्चा हो रहा है। तो दोस्तों मेडिकल ऑक्सीजन जो है वो कोई अलग से ऑक्सीजन बनाया नहीं जाता बल्कि उसको फ़िल्टर किया जाता है। फ़िल्टर कहाँ से किया जाता है, हमारे आसपास जो हवा मौजूद है उसी से ऑक्सीजन को निकाल करके और नाइट्रोजन को जब टेक्निकली रूप से अलग कर दिया जाता है और ऑक्सीजन को एक अलग जगह स्टोर कर लिया जाता है तो इसी ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन कहते हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन की सांद्रता 90 से लेकर के 98% तक होती है। मतलब उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ना के बराबर होती है। और जब ये 98% ऑक्सीजन की सांद्रता वाला ऑक्सीजन किसी मरीज को दिया जाता है तो वो सांस अगर एक बार भी लेता है तो पर्याप्त मात्रा में उसके शरीर को जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है उतनी उसे मिल जाती है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि आखिर अगर ये मेडिकल ऑक्सीजन इस कृत्रिम रूप से फ़िल्टर किया जाता है तो और भी कितनी तकनीक हैं कि इसे ऑक्सीजन को बनाने की, क्या हम इसे घर पे भी बना सकते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों 3 प्रमुख तकनीक इस समय 3 प्रमुख तकनीक ऑक्सीजन फ़िल्टर के हैं जिसको कि प्रयोग में इस समय लाया जा रहा है। पहला तकनीक है क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन। जी हाँ दोस्तों, डिस्टिलेशन का मतलब आप जानते होंगे कि यदि वाष्प के रूप में कोई चीज़ मौजूद है और उसे ठंडा कर दिया जाए, एक निश्चित ताप पर ठंडा करने पर वो लिक्विड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो सेम चीज़ दोस्तों जो क्रायोजेनिक टेक्निक है उसमें ये प्रयोग किया जाता है। एक बड़े से टैंकर में
एयर को भर दिया जाता है और उसके बाद उसे ठंडा करते हैं, ठंडा बेहद ठंडा करते हैं, जिसके बाद से उसमें उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। कैसे? देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन का जो डिस्टिलेशन पॉइंट है, जितने पर वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, वो है -183 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, मतलब कि एक बड़े से टैंकर को उसमें हवा भर के -183 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा कर दिया जाता है, तो जो उसमें एयर होता है, ऑक्सीजन होता है, वो लिक्विड के रूप में नीचे जमा हो जाता है। अब उसे फिर बाहर निकाल करके एक क्रायोजेनिक टैंकर में भर करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। और वहीं अब आप एक प्रश्न पूछेंगे कि नाइट्रोजन क्या होता है उसमें से। दोस्तों, नाइट्रोजन का जो डिस्टिलेशन पॉइंट है वो है -195। इसका मतलब अगर 183 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेंगे तो नाइट्रोजन उसमें लिक्विड के रूप में नहीं चेंज होगा, उसमें वो गैसियस फॉर्म में ही रहेगा। केवल और केवल ऑक्सीजन ही लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। उसको निकाल करके हम एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देते हैं। अब दोस्तों प्रश्न उठता है दूसरा, जो कि आप बेहद कई सुन रहे होंगे। आयरलैंड ने, फ्रांस ने और बहुत सारे देशों ने कहा है कि हम भारत को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देंगे। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या है और इसका क्या महत्व है, और अगर इसका इतना महत्व है तो भारत सरकार क्यों नहीं यूज़ कर रही है, और यदि भारत सरकार यूज कर रही है तो कौन सी तकनीक यूज कर रही है, ये सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, बात करते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में। जैसा कि इसका नाम है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मतलब कि पर्यावरण में 21% जो ऑक्सीजन है उसको कंसंट्रेट करता है। मतलब कि ये भी काम वही करता है कि नाइट्रोजन को बाहर कर देगा और ऑक्सीजन को मरीज तक पहुंचा देगा। अब बात ये होती है, ये एक डिवाइस है और ये बहुत बड़ी डिवाइस नहीं है, ये छोटे स्तर पर डिवाइस होती है, छोटी होती है, जिसकी कीमत लगभग 40,000 से 90,000 तक के बीच की होती है। ये क्या करता है? इंस्टेंट, जी हाँ, तुरंत इलेक्ट्रिक के माध्यम से ये जो हवा ले रहा है उस हवा में से ऑक्सीजन को अलग करता है, नाइट्रोजन को अलग करता है और ऑक्सीजन को मरीज तक पहुंचा देता है। ये इतना कारगर नहीं है। जी हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मरीज की स्थिति बुरी है, हालात गंभीर हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं उतना काम कर पाता है, क्योंकि इसका जो कंसंट्रेट करने की क्षमता है वो अन्य विधि की तुलना में कम होती है। मतलब कि जो मरीज तक ऑक्सीजन जा रहा है वो मात्र 90% ऑक्सीजन ही जा पाता है, जो कि पहले विधि में बात करते, क्रायोजेनिक टेक्निक में बात कर रहे थे, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की शुद्धता होती है वो 98% तक होती है, जो कि किसी भी मरीज के लिए आदर्श होती है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे तकनीक की। तीसरी तकनीक जो है वो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चित है। जी हाँ, आपने अभी कुछ दिन पहले ही अखबारों के मुख्य पृष्ठ पे पढ़ा होगा कि भारत सरकार ने पीएम केयर फंड, प्राइम मिनिस्टर ने जो बनाया था, कोविड से लड़ने के लिए जो फंड बनाया था, उसमें से सरकार ने पैसा पास किया है 521 पीएसए प्लांट लगाने को। पीएसए प्लांट मतलब कि वहाँ पर भी ऑक्सीजन बनाया जाएगा, ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाएगा। अब दोस्तों, पीएसए प्लांट होता क्या है? पीएसए का फुल फॉर्म है प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन। जी हाँ, प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन, जैसा कि इसका नाम है वही सेम विधि है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इसमें एक स्थान से एयर टैंकर के अंदर डाला जाता है। अब उसके बाद से फिर इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाता है। प्रेशर क्रिएट करने के बाद एक विशेष प्रकार का जो एलिमेंट होता है वो दूसरी ओर लगा होता है। जी हाँ, मतलब कि एक टैंकर के अंदर एक तरफ एक विशेष प्रकार का मेटल लगाया गया होता है जो कि नाइट्रोजन को अपनी ओर खींच लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है। जी हाँ, अब जब एयर गई, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, एक विशेष प्रकार का मेटल है जो कि नाइट्रोजन को अपनी ओर खींच लेगा। तो नाइट्रोजन को जब अपनी ओर खींच लेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि एयर में नाइट्रोजन के अलावा ऑक्सीजन की ही मात्रा ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन आपके लिए साफ साफ बच गया, वो दूसरी ओर से निकाल लिया जाता है। दोस्तों, इसी को कहते हैं प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि एक तरफ से ऑक्सीजन जा रहा है और बीच में नाइट्रोजन को दूसरी ओर खींच लिया जा रहा है और कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन जो है वो निकल के बाहर आ जा रहा है। तो दोस्तों, इस तकनीक को लगाने के लिए जो आमतौर पर एक एवरेज कॉस्ट है वो 33 लाख है, मतलब कि 33 लाख लगेगा, और सरकार 521 ऐसे प्लांट लगाने के लिए पैसा जारी कर चुकी है। अब देखना है कि वो कितना जल्दी तैयार होता है और लोगों को कैसे जल्दी से हेल्प पहुंचता है। अब बात आती है बहुत महत्वपूर्ण बात कि आखिर अभी से पहले ऑक्सीजन की क्या ज़रूरत थी देश को, कितना देश बनाता था और क्यों इतनी लगातार कमी हो गई देश में। दोस्तों देखिए, इसमें प्रमुख बात है कि अभी तक जो पूरे भारत में ऑक्सीजन का उत्पादन होता था वो लगभग 7,000 मीट्रिक टन होता था। 7,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता था और उसमें से मात्र 10% मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में यूज किया जाता था। मात्र 10%, मतलब कि लगभग 700 मीट्रिक टन
उसमें से यूज होता था मेडिकल ऑक्सीजन के लिए पूरे देश भर में। और इस समय ऑक्सीजन, आपको एक फैक्ट जान के बहुत आश्चर्य होगा कि इस कोविड से पहले भारत में 700 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का यूज होता था। वहाँ इस समय केवल दिल्ली में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है और पूरे देश में इस समय लगभग 6600 मीट्रिक टन की आवश्यकता है। आप एक बार सोचिए दोस्तों कि 7000 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन है पूरे देश में और 6600 मीट्रिक टन केवल और केवल मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो आप अदर जो 90% यूज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होता था, जो इंडस्ट्रीज़ में होता था, वहाँ पे छोड़ दीजिए आप। तो इस समय पूरे लगभग 700% वृद्धि हो गई है ऑक्सीजन की डिमांड में, उससे भी ज़्यादा लगभग आप देख लीजिए 70 से लेकर के 7000 पहुंच गया, मतलब कि एक बहुत ज़बरदस्त उछाल हो गया है। इसलिए ही इस समय ऑक्सीजन की भारी डिमांड और भारी कमी देखने को मिल रही है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि अभी तक ऑक्सीजन सप्लाई का जिम्मा किसके हाथ में था और अगर किस मंत्रालय के अंदर में था। जिस मंत्रालय के अंदर में है उसी के ऊपर ये पूरा ठीकरा फूटना चाहिए कि उसने ऑक्सीजन के लिए ज़रूरी कदम पहले नहीं उठाए। तो दोस्तों हम बता दें कि जब तक ये 2019 के बाद जनवरी 2020 में भारत में ये पूरे केसेस आने प्रारंभ हुए, उससे पहले तक इसको कोई मॉनिटर नहीं करता था। जी हाँ, कोई मॉनिटर नहीं करता था। मतलब इंडस्ट्रीज़ ऑक्सीजन बना रही हैं और मेडिकल ऑक्सीजन की जो बात है, मेडिकल ऑक्सीजन का यूज़ 10% था ही। तो मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में हॉस्पिटल अपना जो ज़रूरत होती थी उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर से बात कर लेते थे कि हमें इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और वो आमतौर पे 2 से 3 दिन में डिलीवरी दे दिया करते थे। और काम ऐसे चल रहा था पूरे देश में, क्योंकि उतनी डिमांड थी नहीं। 90% से ज़्यादा ऑक्सीजन इंडस्ट्रीज़ में यूज होते थे, तो जो वहाँ पर कमी या बेसी है सारा इंडस्ट्रीज़ देख लिया करती थी। और मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत उतनी थी नहीं, इसलिए ये सारा काम किसी के देख रेख में नहीं चलता था। मतलब सरकार के अंडर में ये चीज़ नहीं था कि ऑक्सीजन की सप्लाई को देखना या ना देखना। बात आई मार्च 2020 में जब देखा गया कि ऑक्सीजन की भी ज़रूरत हॉस्पिटलों में बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है इसकी, तो सरकार ने इसको ज़रूरी मेडिकल चीज़ों में, मतलब कि इम्पॉर्टेंट मेडिकल कमोडिटीज़ में इसको शामिल करते हुए होम मिनिस्ट्री ने एक टीम गठित कर दी, जिसका काम था कि ऑक्सीजन की सप्लाई को देखना और राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट करना कि राज्यों को कितनी ज़रूरत है उसके आधार पर आप बांटिए। और इसी वजह से आज आप सुन रहे होंगे कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, आप हमारे लिए कोटा बढ़ाइए। और अन्य राज्यों से भी आप सुन रहे होंगे कि केंद्र सरकार से वो अपील कर रहे हैं कि हमारा कोटा बढ़ाइए। तो दोस्तों केंद्र सरकार पे ये पूरी चीज़ें मार्च 2020 से आई हैं, जबकि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ऑक्सीजन को शामिल किया गया ज़रूरी सामान के अंतर्गत, ज़रूरी मेडिकल सामान के अंतर्गत। तब से ये सारी चीज़ें सरकार के अंडर में आई हैं। और बात है कि अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर इसका एक्सपोर्टेशन कैसे होता है और प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। प्रॉब्लम देखिए दोस्तों कहाँ पे है कि भारत के पास डिमांड तो पहले बहुत तेज़ी से बढ़ गई, उसके बाद दूसरी जो कमी है वो क्रायोजेनिक टैंकर्स नहीं है भारत के पास। जी हाँ, इसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए टैंकर्स की भारी कमी है। पहले कभी इतना ज़्यादा यूज़ हुआ नहीं कि इसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जाए, लेकिन अब जब इतना मांग बढ़ गया है तो इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए जो टैंकर होते हैं वो स्पेशल होते हैं। क्रायोजेनिक टैंकर मतलब कि आपको पता है कि लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए ऐसे टैंकर चाहिए जिसमें कि -183 डिग्री सेल्सियस या तो इतना ज़्यादा प्रेशर हो कि वो लिक्विड फॉर्म में ही उसमें रहे, गैसियस फॉर्म में ना आए। तो दोस्तों इसलिए क्रायोजेनिक टैंकर की ज़रूरत पड़ती है। जो आप आजकल देख रहे होंगे कि ट्रेनों पर टैंकर लदे हुए डायरेक्ट जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं क्योंकि ट्रेन ऐसी है ही नहीं जो कि ऑक्सीजन को ले जा पाए, तो सीधे टैंकर ही लाद करके एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है। और उन टैंकर्स की बहुत भारी कमी है, जिसको कि अब सरकार एक दूसरे जगह से खरीदने की बात कर रही है। उसके साथ साथ सरकार एक और कदम उठा रही है कि 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन विदेशों से मंगाने की बात चल रही है। मतलब कि 50,000 मीट्रिक टन अगर ऑक्सीजन बाहर से आ गया तो ज़रूर ही कुछ न कुछ हेल्प देश को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि सरकार की कमी कहाँ रह गई। ऐसा हम नहीं कह सकते दोस्तों कि सरकार की यहाँ कमी नहीं रह गई है। जी हाँ, आपको पता है कि पिछले
पिछले साल, पिछले लॉकडाउन के समय में, कोरोना जब पिछले साल 2020 में आया था, तब भारत में इतनी बुरी स्थिति नहीं थी, लेकिन स्थिति इससे भी बदतर थी अमेरिका, इटली और ब्रिटेन जैसे देशों में, जहाँ पर कि भारी ऑक्सीजन की किल्लत आपको देखने को मिल रही थी। लोग सड़कों पे दिखाई दे रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जा रहे हैं। तो उस तस्वीरों से भारत सरकार को ये सीख लेनी चाहिए थी कि हाँ, इसमें ऑक्सीजन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, और इसको देखते हुए ऑक्सीजन का स्टोरेज भारत सरकार को बढ़ा लेना चाहिए था, जिसके आधार पर अभी यदि कमी पड़ रही है और 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अब मंगाया जा रहा है, अगर ये पहले से स्टॉक में होता तो ज़रूर ही लोगों के लिए सहायक बनता। अपने आप का ख्याल रखें, 2 गज की दूरी बनाएं, मास्क लगाए रखें हमेशा, और लोगों से, भीड़ से बच करके रहें। जैसा कि सरकार का कहना है उसका पालन करें, और जल्दी ही हम इस सारे सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हमने बड़े बड़े चुनौतियों का सामना मुस्कुराते हुए किया है, तो इस चुनौती को भी हम आसानी से झेल जाएंगे। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या आपको ये ऑक्सीजन की सारी चीज़ें समझ में आ गई, और यदि आप और कुछ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।